लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फैंग ने सभी को बता दिया था कि रोज और उसके फ्लावर के बीच में अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए थे। फिर फैंग चीफ से पूछता है, हम रोज किंग के फ्लावर को क्या बताएंगे कि उसकी जान कैसे गई। हम डेड बॉडीज तो उसे नहीं दिखा सकते, नहीं तो उनका पूरा सिटी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। रोज किंग ने कहा था उसने एक फ्रूट खाया था जो उसे फ्लावर ने दिया था, शायद इसके बारे में रोज सिटी वालों को पता होगा। ये सुनकर चीफ हैरानी से पूछती है, क्या एक फ्लावर फीलिंग भी डेवलप कर सकता है? वैसे हमें एक फ्लावर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। प्रिंसिपल, अब तुम हील हो चुके हो, चलो आगे के प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं, अगर हम इस बैटल को जीत गए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ह्यूमैनिटी वापस से हील हो पाएगी। फिर चीफ सभी को बैटल के लिए रेडी होने को कहती है और जो लोग इंजर्ड थे उन्हें जल्दी से हील करने को बोलती है। तभी बीच में फैंग आते हुए कहता है, ये रहा 10 पाउंड एनर्जी एसेंस, मैं ये डीन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ये देखकर वो हैरान होते हुए सोचती है, अच्छा तो इस बच्चे ने फिर से 10 पाउंड चोरी करके रखा था और उसे पानी की तरह यूज कर रहा था। फिर फैंग उन्हें डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, ये सिर्फ 40 बिलियन का है, आप इस पर साइन कर दीजिए। उसके बाद चीफ सभी को चलने के लिए कमांड देती है। इतने में ही एक ग्रैंड मास्टर फैंग से कहते हैं, बच्चे तुमने अभी और कितना लाइफ एसेंस चुरा के रखा है, मैं यहाँ पर बहुत ही इंजर्ड हूँ, तुम्हें मुझे भी लाइफ एसेंस देना चाहिए। जिस पर फैंग कहता है, आप जब वॉर पर जाएंगे और इंजर्ड हो जाएंगे तब गवर्नमेंट आपको फ्री में लाइफ एसेंस देगा, इसीलिए आपको बैटल फील्ड में जाकर एक हीरो की तरह फाइट करना चाहिए। इधर किन जब उन दोनों को बात करते हुए देखता है तब वो सोचने लगता है, अच्छा तो ये फैंग का बच्चा अब ग्रैंड मास्टर से अच्छे रिलेशन बना रहा है ताकि वो उसके काम आ सके। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ ब्लास्ट होने लगता है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि रोज किंग के फ्लावर का था, जो कि इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। ये वॉइस इंपीरियल सी से यहाँ तक आ रही थी, इससे हम समझ सकते हैं कि वो फ्लावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर बाकी के चीफ और टीचर आ जाते हैं जो बताते हैं अब बैटल खत्म हो चुका है और उसमें उनकी जीत हुई है। ये जानकर सभी लोग एक दूसरे को गले लगाकर इस बात के लिए सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इधर चीफ बताती है उन्होंने टोटल 7 बंदों को मारा है जो कि रैंक 9 के थे, मगर उनके हाथ से 3 बच गए। ये सुनकर फैंग पूछता है, आपने बाकियों को क्यों नहीं मारा? वो सभी बाद में हमारे से बदला लेने आएंगे। जिस पे चीफ बताती है, अगर हम उनको मारने के लिए आगे बढ़ते तो पाइन ट्री वाले गुस्सा हो जाते और हो सकता टियान मैन हम पर हमला कर देते, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अब हम पूरी तरह से सेफ है, इसीलिए अब अपने साथियों को उठाओ और घर चलो। ये सुनकर फैंग अपने सिस्टम को देखते हुए सोचता है, मैं अब बिल्कुल सेफ हूँ। सिस्टम ने भी पूरे पैसों को कैलकुलेट कर लिया है, मगर अभी एक प्रॉब्लम है, जो डॉक्यूमेंट्स पर साइन हुए थे ये सिस्टम इस पैसे को काउंट नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, मैं रोज किंग के बॉडी और डिवाइन वेपन से पैसे कमा लूंगा, अमीर होना भी एक बड़ी सिरदर्दी है। उसके बाद सभी लोग कैटाकॉम्ब से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। चीफ एक आदमी को जल्दी से भेज देती है ताकि वो अनाउंस कर दे कि वो सब वापस आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि फैंग चिल्लाते हुए सबके सामने अपना शो ऑफ ना करे। जिस पे फैंग कहता है, क्या मुझे शो ऑफ करने की जरूरत है? वैसे भी मैं बहुत ही फेमस हूँ मिलिट्रीली, आपको क्या लगता है मुझे स्कूल वाले हाइट अवार्ड देंगे? जिस पे वो कहते हैं, हाँ मगर अभी के लिए तुम दूर हटो। जब वो सभी बाहर आते हैं तब उनका स्वागत करने के लिए मिस्टर टाओ आते हैं जो कि रैंक 9 पर है और ये मिनिस्टर के पोजीशन पर है। फिर मिनिस्टर वहाँ पर सभी सोल्जर्स को हील करना शुरू कर देते हैं। तभी किन चिल्लाते हुए कहता है, हम इस बार डोमेन के अंदर गए थे। ये सुनकर मिनिस्टर पूछते हैं, क्या तुमने कुछ खाया? उनकी बातें सुनकर फैंग भी हंसते हुए बताता है, इसने वहाँ पर बहुत सारा सॉइल खाया था। तब मिनिस्टर बोलते हैं, वो सॉइल नहीं था, वो तुम्हारे सोच से भी ज्यादा बेनिफिशियल था, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। ये सुनकर किन खुश होता है कि चलो कोई तो उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है और उसकी तारीफ भी। इस एक्साइटमेंट में वो फैंग को मारकर दूर फेंक देता है। फिर मिनिस्टर बताते हैं, सील डोमेन के अंदर सॉइल नहीं है, वहाँ पर हाई रैंक के फ्लैश और ब्लड है और भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें जो तुमने खाया होगा वो मीट ग्रिंडर होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज थी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें कुछ ना हो, किसी को भी नहीं पता उससे क्या खतरा हो सकता है। ये सुनकर तो किन के बॉडी से सोल ही निकल जाती है। फिर मिनिस्टर अनाउंस करते हुए कहते हैं, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, चाइना के लोग आपको नहीं भूलेंगे और हम इस बात के लिए सेलिब्रेट करेंगे और जिनकी डेथ हुई है उनके लिए फ्यूनरल भी रखा जाएगा। आप सभी अभी रेस्ट कीजिए, जब कमांडर कैटाकॉम्ब से आ जाएंगे तब हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। इधर फैंग कहने लगता है, गवर्नमेंट ने मेरे से 160 बिलियन लिया है, मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझे कब पे करेंगे या फिर नहीं। ये सुनकर चीफ मिनिस्टर से कहती है, मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगी, इस बच्चे ने कैटाकॉम्ब में अच्छा काम किया है। फिर फैंग कहने लगता है, मैंने रॉयल सिटी को बर्बाद करने के लिए इतने सारे स्टोन्स का यूज किया था, पता नहीं गवर्नमेंट
मुझे इसके लिए पे भी करेगी या फिर नहीं। ये सुनकर मिनिस्टर शॉक्ड होते हुए पूछते हैं, क्या तुमने रॉयल सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया? फिर फैंग सभी चीजों के पैसे बताने लगता है। ये सुनकर मिनिस्टर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, मुझे इस बारे में अच्छे से समझना चाहिए। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देती है। इधर किन फैंग से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम तो मिनिस्टर को ब्लैकमेल कर रहे हो। फिर मिनिस्टर कहते हैं, ये फैंग मुझे नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से अलग लग रहा है। ये बच्चा बहुत जल्दी हील कर रहा है। वोंग और बाकी सब भी उसके साथ गए थे, मगर उनके हील करने और ग्रो करने का प्रोसेस बहुत ही स्लो है। हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तब चीफ कहती है, हाँ स्टार सिटी वाले आ गए हैं, इसीलिए हमें उनसे पहले जाकर बात कर लेना चाहिए। फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं टीचर यांग की बॉडी के सामने एक बच्चा बैठकर रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका रिलेटिव है। तब टीचर यांग के फैमिली के हेड गुस्से में कहते हैं, इन्हें पता था डोमेन कितना खतरनाक है, फिर भी ये लोग गए। मगर लगता है इनके जाने के पीछे पाइन ट्री का हाथ है। आज नहीं तो कल मैं उसकी जान ले लूंगा। फिर वो पूछते हैं, इस बार कितने लोग मारे गए हैं? फिर उन्हें लिस्ट देखकर बताया जाता है कितने लोग मारे गए। तब चीफ कहती है, अगर हम मारे भी जाए तो हमें कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि हम अपने कंट्री के लिए जान दे रहे हैं। ये कहते ही चीफ सभी को वहाँ पर बुला लेती है। फिर हेड जैसे ही सॉन्ग और वोंग को देखते हैं, वैसे ही उनके तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। हेड उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी फैंग बीच में टपकते हुए कहता है, मैं भी तो एक काबिल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहने लगते हैं, मुझे तो तुम दिखाई नहीं दिए, कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ, चलो तुम भी चलो। अब ये सब देख कर किन कैसे चुप रह सकता है। वो भी हेड को वहाँ पर ले जाने के लिए मना लेता है। फिर हेड उनसे पूछने लगते हैं, आखिर सील डोमेन में क्या हुआ था? तब किन कहता है, जब मैं बाउंड्री लाइन पर था तभी अचानक से एक बहुत ही आतंकी पावर आ गया था, पता नहीं कहां से। वो मेरे से बहुत ही दूर था, इसीलिए मैं देख नहीं पाया, और उसके तुरंत बाद ही हर चीज शांत हो गया। ये सुनकर वो बच्चा गुस्से में कहता है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम सब जिंदा क्यों हो, और मेरे दादाजी क्यों मारे गए? तब फैंग बताता है, मैं अपने ऑरा को छुपा सकता हूँ, इसी कारण से कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता। रही बात वोंग और बाकी सब की, वो सब तब वहाँ पर आए जब वॉर खत्म हो चुका था, और मैं सिर्फ रैंक 6 पर हूँ। मैंने अपनी पूरी ड्यूटी की है ग्रैंड मास्टर को वापस लाकर, अगर मैं नहीं लाता तो तुम क्या कर लेते? ये सुनकर वो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर हेड बीच में आकर उसे शांत करवाने लगते हैं। फिर हेड पूछते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुमने सही में यंग का सिस्टर रिमेंस नहीं देखा? फिर फैंग उन्हें सफाई देते हुए मना कर देता है। ये सुनकर हेड उस बच्चे को माफी मांगने को बोलते हैं, और खुद भी सभी से माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं, जो हेड से बातें करने लगते हैं। अभी फैंग और बाकी सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंड मास्टर बताते हैं, मिनिस्टर उन सब से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर फैंग बहुत ही शॉक्ड होता है, और उसे समझ नहीं आता वो हम सब से क्यों मिलना चाहते हैं। अब फैंग और बाकी सब अपना मुंह उठाकर मिनिस्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां मिनिस्टर उनसे पूछते हैं, क्या तुम सबको यूथ कंपटीशन का पर्पस पता है? तब फैंग कहता है, मैंने सुना है ये एक तरह का फाइट होता है जो डोमेन में जाने के लिए किया जाता है, मगर हमें सील डोमेन में जाने की क्या जरूरत है? ये सुनकर मिनिस्टर बोलते हैं, तुमने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा, लेकिन डोमेन में जाने के बाद इंसान हाई रैंक एक्सपर्ट बन जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी होता है जिससे तुम अपने मेंटेलिटी और बॉडी को जल्दी से फोर्स कर सकते हो। तभी किन शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या ऐसा कुछ भी होता है? फैंग ने और सॉन्ग ने तो अपने मेंटेलिटी और बोन को पहले से फोर्स कर रखा है, और वोंग का बोन मैरो तो पहले से ही म्यूटेंट है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर मिनिस्टर उसे बताते हैं, रैंक 5 वाले उस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकते। फिर वो मनी मन सोचते हैं। वो तीनों तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रहे। इस जनरेशन के बच्चे तो इस मौके के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। ये सब सुनकर फैंग आगे आते हुए पूछता है, मिनिस्टर अगर हम सील डोमेन में एंटर करेंगे तो क्या कोई एग्रीमेंट होगा, जैसे हाई रैंक वाले हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे? तब मिनिस्टर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, हम अपने यूथ को वहां पर मरने के लिए थोड़े ना भेजेंगे। 108 टेरिटरीज के जीनियस वहां पर इकट्ठा होंगे और अनगिनत ट्रेनिस को ट्रेन किया जाएगा। तब फैंग एविल फेस बनाते हुए कहता है, हाई रैंक वाले छोटे पर हाथ नहीं उठा सकते, मगर सेम लेवल वाले तो उठा सकते हैं ना, अपने दुश्मन को मारने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। तब वो कहते हैं, तुम तो बहुत ही बोल्ड दिख रहे हो, तुम अपने जनरेशन के दुश्मन को खत्म करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि तुम सब वहां पर
केयरलेस मत रहना। पास्ट में सब ह्यूमंस प्रोडिजीज अंदर जाते थे तब 50% की डेथ हो जाती थी, इसीलिए तुम सब अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। ये सुनकर फैंग और किन पूछने लगते हैं, मास्टर क्या आप हमें ऐसी कॉम्बैट टेक्निक सिखा सकते हो जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और क्या मैं आपको टीचर कह सकता हूँ? मैं आपको टीचर बोलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना था पैरागॉन बड़े माइंड को शिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमारे लिए भी ये कर सकते हैं? अगर हम फ्यूचर में किसी ट्रबल में पड़ गए तो क्या हम आपका नाम ले सकते हैं? ये सुनकर वो सोचने लगते हैं, मुझे लगा था ये बच्चे रैंडम आइडियाज लेकर आएंगे, मगर ये तो मेरा ही फायदा उठाना चाहते हैं। फिर वो वहाँ से बहाना बनाकर जाने लगते हैं। तब फैंग इमोशनल होते हुए पूछता है, मेरे 300 बिलियन का क्या हुआ? जिसपे वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हें जल्दी कांटेक्ट किया जाएगा, और हाँ वो सिर्फ 160 बिलियन है, ना कि 300 बिलियन। मिनिस्टर के वहाँ से जाने के बाद फैंग वोंग और सोंग को बाय बोलता है और उन्हें उनके स्कूल भेज देता है। जाने से पहले फैंग वोंग को 5 पाउंड लाइफ एसेंस भी देता है। उसके बाद फैंग जाता है अपने टीचर को वेलकम करने। इधर जब ओल्ड मैन को पता चलता है फैंग ने इस पर बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तब वो 3000 मील चलकर उसके पास आते हैं अपना शेयर लेने। फिर फैंग रैंक 9 के डिवाइन वेपन के बदले रैंक 9 के बीस्ट के बॉडी को ले लेता है। वो इससे एक न्यू स्वॉर्ड बनाना चाहता था। कुछ दिनों के बाद सभी हाई ऑफिसर्स इकट्ठा होते हैं अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन ये बात गलत थी। ये सब इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि जो लोग कैटाकॉम्ब में मारे गए थे उनका फ्यूनरल कर सके। फिर सभी मिलकर उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। फिर मिनिस्टर चिल्लाते हुए कहते हैं, हमें इस मुसीबत को अभी खत्म करना होगा। हम फ्यूचर जनरेशन को भी इस मुसीबत का सामना नहीं करने दे सकते हैं। हम इस वॉर को जीत के ही रहेंगे। फिर सभी जोश के साथ इस बात की कसम लेते हैं। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां सभी कैटाकॉम्ब के जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। ओल्ड मैन फैंग के पास आकर पूछते हैं, बच्चे बताओ तुमने क्या क्या छुपाया है? तब फैंग कहता है, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर हम प्रिंसिपल को देखते हैं और बाकी ऑफिसर्स को जो कि बाम्बू के बॉडी की एनर्जी को प्रिंसिपल के अंदर डालना चाहते थे। फिर वो सब ये काम करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से एक अलग ही रोशनी आती है और कुछ देर बाद प्रिंसिपल रैंक 9 में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही अलग फील हो रहा था जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां फैंग बीस्ट को लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर टीचर और स्टूडेंट डर जाते हैं। फैंग चाहता तो स्कूल में रहकर बहुत कुछ कर सकता था, मगर सबसे पहले वो अपने फैमिली से मिलने जाता है। फैंग जाते ही अपनी छोटी बहन के गाल खींचने लगता है। यहाँ पर फैंग इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो बिल्कुल नोटिस ही नहीं करता कि उसकी बहन ने चुपके से मार्शल आर्टिस्ट एग्जाम के लिए साइन कर दिया है और इसके बारे में उसे बताया तक नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फैंग से बात करने आए थे। गवर्नमेंट चाहती थी फैंग पैसे कम करवाने के लिए कुछ वेपन्स उनसे खरीद ले। उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे बुक्स देते हैं जिसके अंदर सभी वेपन्स थे। फिर फैंग सभी चीजों को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है इन सभी वेपन्स का प्राइस तो आसमान छू रहा है। फिर वो लास्ट में कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लेता है और बचे हुए पैसों से वॉइड शॉर्टशिप टेक्निक लेने की बात करता है। तब ग्रैंड मास्टर को पता चलता है कि फैंग तो अलग ही कैलकुलेशन कर रहा है और उससे इनका लॉस ही हो रहा है, मगर लास्ट में उन्हें फैंग के सामने झुकना पड़ता है। फिर वो लोग गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। तब फैंग उन्हें रोकते हुए कहता है, आप लोगों ने तो अवार्ड सेरेमनी को रखा ही नहीं, मैंने इतने महान काम किए हैं और मुझे प्राइज कौन देगा? आप लोग सभी टीचर और स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक अवार्ड सेरेमनी रखिए। ये सुनकर वो लोग हमें जवाब देते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां फैंग के लिए सेरेमनी रखा जाता है, जिसे देखकर फैंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सेरेमनी के बाद उसके पास जी का कॉल आता है जो उसे बताती है वो रैंक 4 पे पहुंच चुकी है। ये सुनकर फैंग खुश होते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है। उसने सिर्फ 5 महीने में ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। तब जी कहती है, तुम वहीं पे रहना, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। जब फैंग जी को देखता है तब वो गुस्से में कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ है? तुमने तो बताया था तुमने छोटे मोटे बैटल किए थे, फिर तुम इतनी ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गई? तब जी कहती है, वो दुश्मन ने मेरे हार्ट पर पंच मार दिया था, इस कारण से ये हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब फैंग गुस्से में पूछता है, तुमने बाकी के ऑर्गन्स को फोर्स क्यों नहीं किया? इससे तुम पीक रैंक 4 पर पहुंच जाती। तब वो कहती है, इससे मेरी डेथ हो सकती थी और मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनकर फैंग कहता है, तुम तो बहुत ही जेंटल और वेल बिहेव्ड हुआ करती थी, अचानक से तुम इतना शार्प कैसे बोलने लगी? मेरे से तुम लाइफ एसेंस ले लेना, इससे तुम जल्दी हील हो जाओगी। जिसपे वो स्माइल करते हुए कहती है, ये तो मैंने गलती से बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मैं यहाँ तुमसे लाइफ एसेंस ही लेने आई थी अपने ग्रैंडपा के लिए। उसके ग्रैंडपा पीछे खड़े होकर उनकी बात सुन रहे थे।
और कहते हैं तुम दोनों के बीच में मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता था, मैं वापस से जी को स्कूल भेज रहा हूँ, मैं अपने इंजरीज को खुद से संभाल सकता हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब जी उन्हें रोकने का ट्राई करती है। फिर फैंग कहता है मैं आपको 10 पाउंड लाइफ एसेंस देने को तैयार हूँ और मुझे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। ये बोलकर फैंग पेपर और पेन निकाल लेता है। ये देखकर वो पूछने लगते हैं ये तुमने क्यों निकाल लिया, जिस पे जी कहती है अगर आप ठीक हो जाएंगे तो हम कैटाकॉम्ब में जाकर रिसोर्सेस ला सकते हैं। तब वो कहते हैं हाँ बात में पॉइंट तो है, अब चलो यहाँ से। फिर फैंग जी को बाय बोलते हुए उसे लाइफ एसेंस यूज करने को बोलता है ताकि वो जल्दी से हील हो जाए, जिसपे वो स्माइल करते हुए कहती है हाँ जरूर, मैं जल्दी से रैंक 5 में ब्रेक थ्रू कर लूंगी ताकि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन ना बनूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के, अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।